हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रॉश पीसीएस क्लासेस के वीकली करंट अफेयर्स में। इस प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक सप्ताह हमारे एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होते हैं उसका डिस्कशन किया जाता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इस वीक में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अंतर्गत है 5 स्टार रेटिंग, नेहरू युवा केंद्र, द डील ऑफ सेंचुरी, ओपन स्काई पॉलिसी, मिरर डिप्लॉयमेंट, भील प्रदेश, D10 ग्रुप, मोजेक अभियान, एंटीफा, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, ट्रॉपिकल साइक्लोन, PM स्वनिधि योजना, हर्बल बेल्ट प्रोजेक्ट और डिजिटल सर्विस टैक्स। इसके बाद देखेंगे बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समसामयिकी, जिसमें है प्रोफेसर AK चौधरी, टॉप 2 टोटल योजना, मिस्टर हैंडसम प्रतियोगिता, G9 विट पुरस्कार 2020, आभास झा, साइक्लो भंडारगृह, बापू आपके द्वार कैंपेन, ग्रे स्पॉट और स्टेट कैडर रिव्यू। तो देखते हैं फ्रेंड्स एक एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप क्या है ये। पहला है 5 स्टार रेटिंग। 5 स्टार रेटिंग यह स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा हुआ है, यानी भारत सरकार ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत यह तय किया गया था कि वर्ष 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाना है। लेकिन इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया गया है और वर्तमान समय में यह चालू है। तो इसी योजना के तहत ऐसे शहर जो भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन को पूरा करता है, उस शहर को या उस जगह को 5 स्टार रेटिंग दिया जाता है। इसके तहत हाल ही में अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई को यह रेटिंग प्रदान की गई है। इसका मतलब यह हुआ कि यह शहर जो है वह स्वच्छता के मामले में अच्छा से अच्छा काम कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं नेहरू युवा केंद्र। नेहरू युवा केंद्र का चर्चा इसलिए था कि कोविड-19 में इस केंद्र ने अच्छा काम किया है, लोगों की भलाई के लिए यह अनेक कार्यक्रम चलाए और इस कारण से यह सुर्खियों में था। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि नेहरू युवा केंद्र क्या है। तो चूंकि यह एक संगठन है जो खेल कूद को बढ़ावा देता है, यानी खेल कूद से संबंधित यह एक संगठन है। इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी ने वर्ष 1972 ईस्वी में की थी, जो युवा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यानी नेहरू युवा केंद्र जो है वह खेल कूद को बढ़ावा देने का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं द डील ऑफ सेंचुरी। यह जो है अमेरिका और इजराइल से संबंधित है, जिसमें हाल ही में कुछ महीना पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा किया था कि अब इजराइल की राजधानी जेरूसलम होगी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जेरूसलम जो है वह एक विवादित एरिया है। यहाँ मुख्य रूप से 3 धर्म विवाद के रूप में सामने आते हैं: ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म। ये तीनों मजहब के लिए यह स्थल काफी मायने रखता है और इस कारण से इजराइल इस स्थान को अपने कब्जे में करना चाहता है। यानी वर्तमान में इजराइल की जो राजधानी है वह तेल अबीबा है, लेकिन अपने पुरातन इतिहास को याद करते हुए इजराइल अब जेरूसलम को अपनी राजधानी बनाना चाहता है और इसमें अमेरिका इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम द डील ऑफ सेंचुरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ओपन स्काई पॉलिसी। ओपन स्काई पॉलिसी यह एक समझौता है जो वर्ष 1992 ईस्वी में 34 देशों के बीच किया गया था। और इसके तहत यह कहा गया था कि हमारे जो 34 देश हैं, यानी इस संगठन में जो 34 देश हैं, अगर उसमें किसी को शक होता है कि कोई कंट्री, यानी इस संधि के अंतर्गत शामिल कोई कंट्री ऐसा कुछ काम कर रहा है जिससे हमें खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो इसकी जांच के लिए एक कंट्री शक वाली कंट्री पर अपना एक विमान भेजेगा, जो कि बिल्कुल लड़ाकू विमान नहीं होगा, वह सिविलियन विमान होगा और वह कैमरे के तहत, यानी कैमरे के द्वारा संबंधित देश के रक्षा संबंधित मामलों का मुआयना करेगा। यह टॉपिक जो है ओपन स्काई पॉलिसी में शामिल था, लेकिन हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जो है इस पॉलिसी को खत्म कर दिए हैं, इस कारण से यह न्यूज में था। इसका कारण है कि अमेरिका का कहना था कि रूस हमारे सुरक्षा संबंधी डाटा को वह चाइना को भेजता है और चाइना जो है इलीगल तरीके से इस समझौता का लाभ उठा रहा है, जिसके कारण हमारे रक्षा संबंधी जो गुप्त सूचनाएं होती है वह रसिया के द्वारा चाइना को भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है मिरर डिप्लॉयमेंट। मिरर डिप्लॉयमेंट हाल ही में न्यूज में था और इसका मतलब ये होता है कि जब 2 देश एक दूसरे के लिए सीमा पर
एक दूसरे का बराबरी करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि भारत और चीन के बीच हाल ही में चाइना पर जो झड़पें हुई थी, तो उसमें यह कहा गया भारत के द्वारा कि यदि चीन बॉर्डर पर, सीमा पर अपनी सेना तैनात करता है तो भारत भी उसके बदले में उतना ही सेना तैनात करेगा। अगर चीन भारतीय बॉर्डर के समीप किसी और प्रकार के संसाधन का इंतजाम करता है तो भारत भी उसी प्रकार से संसाधनों की व्यवस्था अपनी सीमा पर करेगा। यानी जब दो देश एक दूसरे के बीच संतुलन बनाए रखते हैं सीमा पर रक्षा संबंधी मामलों में, तो उसको हम लोग मिरर डिप्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है भील प्रदेश। चूंकि भील जो है एक प्रकार की जनजाति होती है और इसकी आबादी जो है पूरे भारत में लगभग 10% है, और इसका जो प्रदेश है यानी इसका जो क्षेत्र है वह मुख्यतः राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो हाल ही में भील जनजातियों के द्वारा इन क्षेत्रों में भील प्रदेश की मांग की गई है। यानी जो भील जनजाति का जो क्षेत्र बिखरा हुआ है उसको इकट्ठा करके एक अलग राज्य बना दिया जाए जिसे भील प्रदेश प्रांत कहा जाएगा। क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सब जो है जनजातियों को लेकर ही अलग किया गया था। नेक्स्ट है D10 ग्रुप। तो अभी जो फ्रेंड हम लोग सिम इस्तेमाल करते हैं वह मुख्यतः 4G होता है, लेकिन अब मार्केट में 5G आने वाला है और इसी 5G को लेकर के दो देश ब्रिटेन और चाइना के बीच में मतभेद चल रही है। ब्रिटेन चाहता है कि 5G को लेकर के हमारा वर्चस्व रहे, जबकि चाइना चाहता है कि 5G को लेकर के मेरी सुपरमेसी बनी रहे। और इन्हीं दोनों देशों के बीच मनमुटाव होने के कारण ब्रिटेन जो है चाइना के खिलाफ में D10 ग्रुप बनाया है ताकि चीन का विरोध किया जा सके, और इस ग्रुप में भारत को भी शामिल किया गया है। तो ये था फ्रेंड्स D10 ग्रुप। नेक्स्ट है मोज़ेक अभियान। मोज़ेक अभियान का रिलेशन जो है वह आर्कटिक महासागर से है। यानी हाल ही में देखा गया था कि आर्कटिक महासागर से काफी मात्रा में बर्फ के बड़े बड़े चट्टान पिघल गए हैं, जिसके कारण समुद्री जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि मानव जीवन के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसी जलवायु परिवर्तन पर स्टडी करने के लिए मोज़ेक अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें भारत सहित कुल 19 देश शामिल हैं। नेक्स्ट है एंटीफा। एंटीफा चूंकि यह एक संगठन है अमेरिका का, और यह हाल ही में न्यूज में इसलिए था कि अमेरिका में वहां नस्लीय भेदभाव देखने के लिए मिला, जिसमें एक व्यक्ति को जिसका नाम लॉर्ड फ्लैट था उनकी हत्या कर दी गई। यानी गोरे लोगों के द्वारा काले लोगों की हत्या किया जाना नस्लीय भेदभाव के रूप में वहां जाना जाता है, और एंटीफा जो है इस नस्लीय भेदभाव को काफी बढ़ावा दे रहा था। तो इसी एंटीफा संगठन को डोनाल्ड ट्रंप ने इस नस्लीय भेदभाव को यानी हिंसक प्रदर्शन को आगे करने के लिए जिम्मेवार माना है। तो इसलिए न्यूज में था फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्या होता है? यानी जब कोई दो देश अपने एम्बेसडर को, यानी जो व्यक्ति IFS कंप्लीट करते हैं, और जैसे सपोज कीजिए कि पाकिस्तान का कोई राजदूत भारत में है और भारत में वह पाकिस्तान से संबंधित गतिविधियों का निगरानी रखता है, लेकिन जब वह भारत के खिलाफ जासूसी में पकड़ा जाता है तो इस डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी में यह कहा गया है कि उस राजदूत को भारत सरकार की पुलिस और सेना किसी प्रकार की नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि उस राजदूत को अपने देश से बाहर करके उसके संबंधित देश में पहुंचा दिया जाएगा। यही होता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, और यह कॉन्सेप्ट जो है 1961 ईस्वी में वियना कॉन्वेंशन से लाया गया था। तो चूंकि हाल ही में देखा गया था कि जो पाकिस्तान के राजदूत हैं भारत में, वह भारत में जासूसी कर रहे थे, और इस कारण से यह वर्ड जो है इस्तेमाल में आ रहा था, यानी सुर्खियों में था। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि हाल ही में देखा गया है, आम्फान साइक्लोन और फिर निसर्ग साइक्लोन। तो इसमें हम देखते हैं फ्रेंड्स कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। तो साइक्लोन बनने का जो बेसिक कारण है वह है समुद्री क्षेत्र में लो प्रेशर का बनना। यानी जब समुद्र में लो प्रेशर बनना शुरू हो जाता है तब साइक्लोन की शुरुआत होती है, और इसके लिए जो समुद्र का टेम्परेचर चाहिए वह 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होनी चाहिए। इस कारण से साइक्लोन का निर्माण होता है। तो चूंकि साइक्लोन दो तरह का होता है, पहला उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय साइक्लोन। उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन का जो क्षेत्र है वह हिंद महासागर है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय साइक्लोन का जो क्षेत्र है वह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर है। इसका जो क्षेत्र है वह मुख्यतः 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। भारतीय क्षेत्र में यह साइक्लोन जो उत्पन्न होता है वह मुख्यतः बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उत्पन्न होता है। इसकी विशेषता यह होती है साइक्लोन की कि इसके केंद्र में निम्न दाब होता है, लो प्रेशर होता है, और इसके आने से आंधी तूफान चलती है। जब यह साइक्लोन अपना वृत्ताकार रूप ले लेता है तो यह मुख्यतः कोरियोलिस बल के कारण होता है। अगर कोरियोलिस बल नहीं होगा तो साइक्लोन कभी भी वृत्ताकार नहीं होगा, वह किसी अन्य रूप को ग्रहण करके फिर वह आंधी तूफान के रूप में अपना
काम करना शुरू करता है। तो ये था फ्रेंड ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना की जो शुरुआत की गई है वो भारत सरकार के द्वारा किया गया है और इसका उद्देश्य यह है कि फुटपाथ पर काम करने वाले लोग जो लॉकडाउन के कारण काफी गरीब हो गए हैं, यानी उनकी स्थिति बिल्कुल खराब हो गई है, तो उसी की स्थिति में सुधार करने के लिए भारत सरकार इस योजना के तहत अधिकतम 10,000 रुपये का कर्ज देगी। तो ये था फ्रेंड्स पीएम स्वनिधि योजना। हर्बल बेल्ट प्रोजेक्ट, हर्बल बेल्ट प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने की है और इसके तहत जो है यूपी में 800 किलोमीटर हर्बल सड़क बनाया जाएगा। हर्बल सड़क का मतलब ऐसा सड़क जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे, मानव स्वास्थ्य को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, उसी को हर्बल सड़क के नाम से जाना जाता है। एक लास्ट देख लेते हैं डिजिटल सर्विस टैक्स। तो चूंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो डिजिटली तरीके से काम कर रही है, जैसे अमेजन, गूगल, फेसबुक, तो ये सब कंपनी क्या करती है कि जिस देश में वह काम करती है उस देश में चूंकि उसे टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अपने डिजिटली तरीके से यह कंपनी सरकार के टैक्स में चोरी कर लेती है। तो इसी चोरी को खत्म करने के लिए भारत ने इन कंपनीज पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया है और इसी को लेकर के हाल ही में भारत और चाइना के बीच में मतभेद देखने के लिए मिला था। तो ये था फ्रेंड्स इस सप्ताह का कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्चुअल करंट अफेयर्स। अब देखते हैं अपने बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समसामयिकी। इसमें पहला है प्रोफेसर ए के चौधरी। तो प्रोफेसर ए के चौधरी सुर्खियों में इसलिए थे कि पिछले महीने यानी मई महीने में राष्ट्रीय बांस मिशन समारोह मनाया गया था, जिसमें बिहार की ओर से प्रोफेसर ए के चौधरी ने प्रतिनिधित्व किया था और इस कारण से यह सुर्खियों में थे। इसी कारण से प्रोफेसर ए के चौधरी को बिहार में बंबू मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है टॉप टू टोटल योजना। टॉप टू टोटल योजना के अंतर्गत बिहार सरकार सब्जी उत्पादन को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए 500 करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। इसके तहत मुख्यतः टमाटर, प्याज और आलू पर ध्यान दिया जाएगा। सब्जी उत्पादन के मामले में बिहार का स्थान पूरे भारत में तीसरा है। नेक्स्ट देखते हैं मिस्टर हैंडसम प्रतियोगिता। मिस्टर हैंडसम प्रतियोगिता का उद्देश्य जो है वह है फैशन डिजाइनिंग में बिहार का नाम रोशन करना और इसी को लेकर के मिस्टर हैंडसम प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और इस प्रतियोगिता का जो इस साल आयोजन किया गया था उसमें प्रथम स्थान अनूप नारायण सिंह ने हासिल किया, अनूप नारायण सिंह ने। तो इस कारण से यह प्रतियोगिता सुर्खियों में था। नेक्स्ट देखते हैं G9। G9 जैसा कि देखने में लग रहा है कि यह कोई एक संगठन है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। G9 जो है वह केले की एक नई प्रजाति है जिसे बिहार के कृषि विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है उसने खोज किया है। G9। नेक्स्ट है विट पुरस्कार 2020। विट पुरस्कार 2020 जो है यह डॉक्टर भारती पांडे को दिया गया है जो बिहार के भभुआ के निवासी हैं और इस पुरस्कार का जो नाम रखा गया था वह डॉक्टर नॉर्मन वॉरलॉन्ग जो कृषि क्रांति के जनक हैं उनकी बेटी के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया था। नेक्स्ट है आभास झा। आभास झा को वर्ल्ड बैंक द्वारा साउथ एशिया के क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रैक्टिस मैनेजर बनाया गया है और यह पूर्णिया के निवासी हैं, तो इस कारण से यह न्यूज में थे। नेक्स्ट है साइलो भंडार गृह। साइलो भंडार गृह क्या होता है? तो चूंकि यह स्टील का एक गोदाम होता है जिसमें 7.5 लाख टन तक अनाज को रखा जा सकता है और इस प्रकार का जो स्टोरेज है उसका निर्माण बक्सर, कैमूर और कटिहार जिला में किया गया है, इस कारण यह न्यूज में था फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं बाबू आपके द्वार कैंपेन। बाबू आपके द्वार कैंपेन की शुरुआत जो है वह चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने पर किया गया था और इसके अंतर्गत लगभग 1.5 करोड़ से अधिक घरों में गांधी जी से संबंधित पॉम्पलेट को बांटा गया था। इस कारण से लिम्का बुक ने इस कैंपेन को अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड की सूची में शामिल किया है। हालांकि इससे पहले लिम्का बुक ने वर्ष 2017 में जो मानव श्रृंखला लगी थी उसे अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड सूची में शामिल किया था। नेक्स्ट है ग्रे स्पॉट। ग्रे स्पॉट क्या होता है? तो वैसी सड़क जिस पर वर्ष 2018 में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 10 हादसे हुए हों उस प्रकार के सड़क को ग्रे स्पॉट लिस्ट में रखा जाता है। अब जो है इस प्रकार की जो सड़कें हैं उसकी मरम्मत करवाई जाएगी और इसकी संख्या बिहार में लगभग 253 है, 253 है। एक लास्ट देखते हैं फ्रेंड्स स्टेट कैडर रिव्यू। स्टेट कैडर रिव्यू। स्टेट कैडर रिव्यू क्या होता है? तो यह चूंकि आईएएस जो कंप्लीट करते हैं या जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उनके लिए यह होता है। तो स्टेट कैडर रिव्यू के तहत प्रत्येक राज्य को कितना आईएएस की जरूरत होती है उसका आकलन किया जाता है और यह प्रत्येक 5 साल पर किया जाता है। जैसे वर्ष 2014 से पहले तक बिहार को लगभग 328 आईएएस की जरूरत थी, लेकिन 2014 में स्टेट कैडर रिव्यू की गई बिहार सरकार के द्वारा और फिर आईएएस को बढ़ा दिया गया, यानी
अब जो है यह 328 से बढ़ करके 342 हो गई है। और पुनः स्टेट कैडर रिव्यू बिहार सरकार कर रही है, जिसके अंतर्गत आईएएस के पद को और बढ़ाया जाएगा, यानी यह बढ़ करके 352 से 54 हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स स्टेट कैडर रिव्यू। और इस प्रकार से हमारा जो वीकली करंट अफेयर का जो क्लास होता है वो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक को। ओके, थैंक्स, जय हिंद।